शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है लोकतंत्र और संविधान। कोटेशन संख्या 3110 से लेकर 3118 तक इसके अंतर्गत आता है। आज हम लोकतंत्र और संविधान के बीच संबंधों पर बात करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक लिखित संविधान है। इसी संविधान के अनुसार हमारे देश की व्यवस्था चलती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जिस संविधान से इस देश की व्यवस्था चलती है, यहाँ का राजकाज चलता है, उसी संविधान ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को अत्यंत नुकसान किया है। आज की ही बात है, मैं फूल लेने किसी दुकानदार के पास गया। बोल रहा है कि भाई साहब, नेता बेवकूफ बनाते हैं जनता को। इसके अलावा बोल रहा है कि नेता आते हैं और दिक्कत हम लोग को होता है। फूल वाले की बात यह दिखाती है कि भले हम कितना भी संविधान संविधान रट ले, लोकतंत्र की दुहाई दे दें, वास्तविकता यह है कि हम इस संविधान से, इस तंत्र से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। अब बात करते हैं नक्सलवादी की। नक्सलवादी इस संविधान को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और इसकी जगह पे वो अपना नया संविधान लाना चाहते हैं। देखा जाए तो उनका संविधान इससे भी खराब होगा। अब बात यह आती है कि हमारे नेताओं ने, जिन लोगों ने आजादी के संघर्ष में भाग लिया, उन लोगों ने समाज पर संविधान थोप दिया, जिसमें लोकतंत्र के नाम पर अनंत काल तक समाज को गुलाम आकर रखा जा सके। एक बात ध्यान देने वाली है कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि संविधान है तभी हम अपनी बात रख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर प्राचीन काल में जाएं, जब इस्लामिक और जो शासन के पहले, उस समय हमारे यहाँ स्वतंत्रता थी। इसके अलावा हम अगर देखें कि जो हमारा हिंदू शासन था, वह हर मामले में
आज के शासन से कई गुना बेहतर था। इसमें एक ऐसी बात की गई, जब संविधान बनाया गया या बनवाया गया, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि संविधान हमने बनाया या किसी ने पर्दे के पीछे से बनवाया। अगर किसी ने पर्दे के पीछे से बनवाया तो उसने बहुत चालाकी से ऐसे ऐसे प्रावधान जोड़ दिए जिससे यह देश कमजोर हो सके, और वो हो रहा है। जैसे कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो कॉन्सेप्ट है वह खतरनाक है। इसके अलावा आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वह खतरनाक है। समाज की इसमें कोई भूमिका नहीं रही। अगर हम गहराई से देखते हैं, जब संविधान बन रहा था, क्या उसमें आम जनता की भागीदारी थी? नहीं थी। जो संविधान सभा में मौजूद थे, क्या वो सही मायने में जनता को रिप्रेजेंट करते थे? मेरे ख्याल से नहीं। अंबेडकर, जिन्हें कहा जाता है कि वह संविधान के निर्माता थे, उनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि यह व्यक्ति हमारा सहकर्मी है। जब भारत आजाद हुआ तो उस व्यक्ति ने बोला कि यह डिजास्टर है। अब वैसा व्यक्ति अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था, तो इसका मतलब कि संविधान को किसी और ने बनवाया है। पर्दे के पीछे कुछ ताकतें थीं तो इसमें लगी हुई थी। 1946 में नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। यह भी एक शोध का विषय है कि नेहरू को प्रधानमंत्री गांधी ने बनाया कि अंग्रेजों ने बनाया। तो यह बात ध्यान देने वाली है कि समाज कहीं ना कहीं कुचला गया। आज देखिए, हर मामले में उनका हस्तक्षेप है। कानून के माध्यम से या नियम उपनियम के माध्यम से वह हस्तक्षेप करते रहते हैं। यहाँ पे समस्या यह हुई कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। यहाँ पे उल्टा हो गया, तंत्र ही लोग को कंट्रोल करने लगा, उस पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, और फिर यह स्थिति हो गई। देखिए, तंत्र लोक का मैनेजर है, वो उसका प्रबंधक है, उसका मालिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर वह उसका मालिक बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि काम तो करते हैं संविधान के अंतर्गत, लेकिन वह संविधान संशोधन का अधिकार भी अपने पास रखते हैं। यह देखिए, ये कितना बड़ा दोहरी नीति है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम संविधान को अपना भगवान मानते हैं, यह मेरे लिए धार्मिक ग्रंथ के समान है, और उसी ग्रंथ में बदलाव का अधिकार भी इनके पास है, और यह मनमाना बदलाव भी करते हैं। जब इनको अपनी सैलरी वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं,
राहत देते हैं। 2004 से अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई। लेकिन ये नेता अगर 5 साल भी विधायक या एमपी बन जाएंगे तो इनको आजीवन पेंशन मिलेगा। ये है इनका संविधान का सम्मान। देखिए, संविधान में संशोधन का अधिकार समाज को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वह अधिकार है नहीं। 1973 के पहले तक भारत में संसदीय तानाशाही थी। अब वह न्यायिक तानाशाही रूप ले चुका है। जब संविधान का निर्माण हुआ और हमारे देश की शासन व्यवस्था उसके अनुसार चलने लगी, तो यह देखा गया कि संसद ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया, इसके अलावे न्यायमूर्ति भगवती ने जो जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद न्यायिक सक्रियता बढ़ गई। जब न्यायिक सक्रियता बढ़ गई तो यह बाद में न्यायिक तानाशाही का रूप ले लिया। आज हम सुनते हैं कि हमारा न्यायालय अति सक्रिय है। इसका मतलब यही है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्णय दे रहा है, जो कि गलत बात है। हमारे यहाँ एक बात देखने वाली है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र आयातित है। आयातित का मतलब है हमने ब्रिटेन के संविधान से लोकतंत्र को अपनाया है। यहाँ तक कि संविधान भी हमारा गोंद और कैंची का खिलवाड़ है। अब जाहिर सी बात है, जो व्यवस्था हमारी है ही नहीं, जी जो व्यवस्था हमारी मिट्टी से नहीं उपजी, वह हमारा भला कैसे कर सकती है। जैसे कि अगर हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं है, तो क्या हमारा भला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए, संविधान की जो संरचना है उसमें ये बनाया गया है कि लोकतंत्र के तीनों अंग एक दूसरे के सहायक भी रहेंगे और एक दूसरे के नियंत्रक भी रहेंगे। अगर कोई इकाई कमजोर पड़ती है तो अन्य इकाइयां उसे सहयोग करेंगी। अब यहाँ पे बात यह आती है, दुर्भाग्य हमारा यह है कि अब वो स्थिति नहीं रही। आज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आपस में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। खासकर विधायिका और न्यायपालिका में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है। दोनों अपने आप को सुपीरियर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अब अंतिम कोटेशन पे हम बात करते हैं। अंतिम कोटेशन कहता है कि हमारे लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को वापस लाने का कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। राइट टू रिकॉल की यहाँ पर बात की गई है।
यहाँ पे यह भी कहा गया है कि लोक राज्य में यह व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि लोकतंत्र में आज अधिकार ऊपर से नीचे आते हैं, जबकि हमारे लोक राज्य में अधिकार समाज से, व्यक्ति से ऊपर जाएंगे। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि लोक राज्य में विशेष अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो प्राकृतिक रूप होते हैं उनको दिए जाएंगे। मतलब जो प्राकृतिक अधिकार है या जो मौलिक अधिकार है उसे समाज देगा और उसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो यह था आज का विषय परिचय, लोकतंत्र और संविधान, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। जी आदरणीय, बताइए। धन्यवाद। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इन किन प्रकारेण लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहती हैं। और लोग नक्सलवादी इस लोकतंत्र को उखाड़ फेंक कर अपनी नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। यह ऐसा कोटेशन है। दोनों के बीच में संघर्ष का प्रतीक बना है भारतीय संविधान। और संविधान जिसके नाम पिछले 60 वर्षों में से भारतीय समाज को गुलाम बनाकर रखा जा रहा है। नक्सलवादी इस संविधान जगह अपना संविधान थोपना चाहते हैं। देखिए, यह तो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि लोकतंत्र जो वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सिर्फ दो प्रक्रियाएं मुख्य रूप पर हैं। हालांकि तो है सब चीज, लेकिन दो मुख्य व्यवस्थाएं चल रही हैं इसमें। सत्ता को संभालना और सत्ता को पाना। अब रही नक्सलवाद। नक्सलवाद भी कोई वाद नहीं है, एक नाम दे दिया गया। नक्सलवाड़ी गांव से कुछ हिंसक उग्रवादी पैदा हुए, उन हिंसक उग्रवादियों को नक्सलवाद नाम दे दिया। वह सत्ता पाने की कवायद है और सत्ता पाने की सोच है। उनका कोई सोच नहीं है। प्रायः सभी जो है कि जो महत्वाकांक्षी होते हैं, उनकी सारी महत्वाकांक्षा इस बात पर निर्भर रहती है हमारे पास कितनी सत्ता है। और सारे महत्वाकांक्षी लोग मिलकर के सत्ता पर जो है कि काबिज पाना चाहते हैं, तो यह हो जाता है। दूसरे महत्वाकांक्षी होते हैं कि जो अपने आत्म उत्थान को लेकर के साथ साथ जो है कि समाज का उत्थान करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, यह कहा जाता है कि उत्तमा मानम विच्छन्ति। जो उत्तम व्यक्ति हैं वो सम्मान चाहते हैं। मध्यमा मानम धनम विच्छन्ति। मध्यम पुरुष जो है कि मान और सम्मान, धन, सब चीज चाहते हैं। और जो अधम व्यक्ति है वो सिर्फ धन चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। उनको सम्मान से भी मतलब नहीं है, हमें शक्ति चाहिए। चाहे हमें जंगलों में रहना पड़े, अपमानित जीवन जीना पड़े, उसके मतलब नहीं है। और शक्ति को ही सब कुछ समझते हैं। चौथा है स्वर्गम इच्छन्ति देवता। यानी जो आत्म कल्याण को तरफ जो चाहता है, वह मात्र जो है कि सबका सुख देखना चाहता है।
तो चाहे वह नक्सलवाद के रूप में हो, चाहे समाजवाद के रूप में हो, चाहे साम्यवाद के रूप में हो, चाहे कम्युनिस्टवाद के रूप में हो, चाहे दक्षिणवाद के रूप में हो, वहाँ कोई वाद हम देख रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। वहाँ एक ही वाद है, महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्राप्ति। और उसके लिए तरह तरह से जो है कि वर्ग उसमें डाले जाते हैं। वर्ग कुछ होता नहीं, लेकिन सत्ता प्राप्ति करने के लिए अपने समुदायों को वर्ग एक रूप में बनाया जाता है, चाहे वह क्षेत्र के रूप में हो, चाहे भाषा के रूप में हो, चाहे जात के रूप में हो, चाहे अमीरी गरीबी के नाम पर हो, चाहे जो है बुद्धिजीवी और श्रमिक के नाम पर हो। तो वस्तुतः समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं होता है, या आम जो समुदाय है, जो मल्ला ग्राम है, इसमें ऐसा कोई समुदाय नहीं होता है। लेकिन एक सत्ता, एक अधिकार पाने की चेष्टा में उसको एक वर्ग बना देते हैं, अपने वर्ग को एक वैचारिक दृष्टिकोण बनाते हैं, देने के लिए एक सिंबल प्रदान करते हैं, एक नाम दे देते हैं कि हम ऐसा है, हम इन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा जो है कि हम लोगों की विचारधारा है। वो विचारधारा को पैदा करते हैं जिसमें अधिक अधिक लोग आकर्षित हों। तो समाज में प्रायः दो वर्गों में बटा हुआ देखता हूँ। एक जो है कि लोभ लालच में चलने वाले, चाहे सत्ता लोभ हो, चाहे धन का लोभ, या लालच में अपनी जो है कि व्यवस्थाओं को पाने वाले, या उनके आकर्षण हो जहाँ उनकी लालच की पूर्ति होती हो, ऐसा कोई आकर्षण हो। तो प्रायः धन का लालच और स्वेच्छाचार का लालच, यह प्रधान लालच होता है। स्वेच्छाचारिता यानी अपनी इंद्रियों उपभोग के लिए उनको स्वतंत्रता मिल जाने की लालच, या उनको धन प्राप्ति के, ये दो लालच प्रमुख होते हैं। और इसको लेकर के जो सत्ता पाने वाले उन लोगों को जो है कि अपनी तरफ संगठित करते हैं। दूसरे तरफ जो है कि जो देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, आत्म कल्याण, एक समाज के व्यवस्था के लिए अपने जीवन को मूल्य समझ करके अपने जीवन को जो है कि एक उच्च मूल्य के मापदंड में रखने, तो उनका भी अपना एक होता है। तो उनको भी जो है कि सत्ता प्राप्त करने वाले लोग जो है कि उनको भी एक वर्ग बना देते हैं, जबकि उनका वर्ग नहीं होता है। सत्ता प्राप्त करने वाले एक वर्ग बना देते हैं। देखिए, लालची और अराजक लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब तुम लोग भी इकट्ठे हो जाओ। नहीं इकट्ठे हो गए तो ये अराजक और लालची जो है तुम्हारे ऊपर धावा कर देंगे, और तुम्हारा सारा जो है कि जो भी व्यवस्था है वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। आगे की व्यवस्था निर्माण की कोई बात ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरह समाज दो वर्गों में बंटता है, और इसी दो वर्गों का खेल सदैव से चला आ रहा है। अब इसमें कुछ प्रचारक लोग, विचारक लोग अपने अपने नाम दे देते हैं। अब उपनिवेशवाद तंत्र, ईसाई तंत्र, इस्लाम तंत्र, ये सब सत्ता की उपज है। इनका कोई लोक कल्याण से, धर्म कल्याण से, आत्मिक कल्याण से संबंध नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत है कहा जा सकता है, लेकिन विशेषतः इनको माध्यम बनाया गया सत्ता को विस्तार करने के लिए। वस्तुतः धर्म जो है कि किसी उपासना से या किसी चीज से संबंधित नहीं होता है। तो भारत में समाज कैसा स्वराज मिले, क्या संविधान बनाने के समाज की भूमिका है, क्या कानून हम बना सकते हैं। सामाजिक स्वराज जितना अंग्रेजों के समय था वह भी हमसे छीन लिया। यह तो मैं सत्य कहता हूँ कि जो सामाजिक व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय में भी गुरुकुल चलते थे। लोगों की अपनी जो है कि सामाजिक चेतना के चलते, भाई ये तो विदेशियों का, मलेच्छियों का राज्य है, हम अपनी व्यवस्था बना के चले। तो गुरुकुल चलते थे, और बड़े स्वयंसेवी समूहों से स्वतः जो है कि लोग अपने त्याग बलिदान से उसको चलाते थे। गुलामी के समय में पंडित मदन मोहन मालवीय जो है कि लोगों से समर्थन हासिल करके एक वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो यह उनको डर था कि जो है कि अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार हो रहा है, अपनी संस्कृति थोप देंगे, समाज को पतित कर देंगे, तो हम अपने तरफ से कुछ अपनी व्यवस्था बनाते रहे। और आयुर्वेद भी इसी स्थिति में था। आयुर्वेद भी जो है कि अपनी व्यवस्था में चल रहा था, और संस्कृत भाषा भाषी का भी जो था, भारतीय संस्कृति का एक अच्छा स्वरूप था अंग्रेजों के समय में। जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र के माध्यम से, या कहिए अंग्रेजों का यह जो अपनी जो इच्छा जो है कि पूर्ण नहीं हो पाई,
उसको जो है कि पूर्ण करने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। यह तो सत्य है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और वे मुसलमान भारत में रहे जो भारतीयता को समझते थे, भारतीय संस्कृति उसका प्रेम था, या कुछ हिस्से तक, लेकिन जो जानना चाहते थे, भागना चाहते थे, वो पाकिस्तान गए। धर्म के आधार पर समाज भी बटा और अंग्रेजों को माने देश बटा और अंग्रेजों को भगा गया। किस लिए? यह इसलिए किया गया ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें और देश का बंटवारा भी स्वीकार किया गया। चलिए इसलिए कि देश की व्यवस्था समाज हम अपने जितना भी बचा है हम उसे पुनः नवनिर्माण करें, लेकिन यह बहुत बड़ा धोखा हुआ। लोकतंत्र के माध्यम से हर व्यवस्थाएं जो है कि तोड़ी गई, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वैदिक शिक्षाएं हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे हमारी भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे हमारा जो है कि साहित्य हो, चाहे प्रचार तंत्र हो, सबको दूषित किया गया, सबको कुचला गया मनमानी तरीके से। किसके माध्यम से? लोकतंत्र के माध्यम से। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि संविधान के अंतर्गत ही कार्य करने का ढोंग करते हैं। भाई तो जो व्यवस्था में उस व्यवस्था को जो है कि अपना सिंबल लेके चल रहे हैं, संविधान से किसी का कोई मतलब नहीं है और देश की जनता का भी बहुत ज्यादा संविधान से मतलब नहीं है, और जो संविधान चिल्लाते हैं उनका भी संविधान से मतलब नहीं है। वो दिखाते हैं हम संविधान के नाम लेकर, संविधान के नाम पर एकजुट करके हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे, अर्थात जो संविधान की आवाज लगाते हैं, रट लगाते हैं, या लोकतंत्र की जो आवाज लगाते हैं, रट लगाते हैं, उनका भी संविधान और लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। जैसे समाजवाद की बात करने वालों को समाजवाद से मतलब नहीं है, गरीबों की राजनेता जो गरीबी की बात करते हैं उनको गरीबों से मतलब नहीं है, आम जनता से मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के यही दो चीज है, सत्ता पाना, सत्ता संभालना। 73 के पहले भारत में संसदीय तानाशाही थी, जो बदलकर वर्तमान भारतीय लोकतंत्र की एकमात्र व्याख्या न्यायिक तानाशाही के रूप में की हो गई है। और क्योंकि अब बात यह है कि समाज तो है ही नहीं, व्यक्ति के आधार पर कानून बना है, व्यक्तियों के लिए जो है न्यायिक व्यवस्था बनेगी, तो न्यायिक व्यवस्था जब बनेगी तो वह जो है कैसे बनेगी? जो भी तंत्र बनता है, जो भी व्यवस्था बनता है, जो भी अधिकार जिसको प्राप्त होता है, उस अधिकार का वो दुरुपयोग सदुपयोग कैसे करता है, ये अलग बात है। लेकिन अपने बुद्धि के साथ साथ तानाशाही हो जाते हैं और न्यायिक व्यवस्था कुछ अपना अधिकार मिले हैं, उस आधार पर जो है कि अब पहले से उस तंत्र पर जो है कि जो काबिज हैं उस तरह की विचारधारा के लोग, तो उस विचारधारा के सापेक्ष जो है कार्य करते हैं। लेकिन न्यायिक व्यवस्था के लिए जो है कि अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार विधायिका है, कि न्यायिक व्यवस्था को हमको पूर्ण व्यवस्था नहीं मान थॉट सकते। करिए, हाँ थॉट करिए, आपका हो गया 11-12 मिनट। हाँ 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 ठीक है। अब आगे अंतिम कोटेशन है, आयतित लोकतंत्र है, संविधान का शासन नाम के लिए होता है। तो बात सत्य है, संविधान पूरी तरह तंत्र का ही नियंत्रण होता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को बुलाने के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, जबकि लोक स्वराज में है। अब लोक स्वराज पर हम लोगों का चिंतन है, हम लोक स्वराज का समर्थन करते हैं, लेकिन यह वास्तविक रूप से धरातल पर हम विचार कर लेते हैं तो ज्यादा जो है कि हमें समझ में आता है कि बड़ा कठिन है। इसके लिए पूरी जनता और समाज एक रूप होगी, सहमत होगी, व्यवस्था होगी। इसके लिए जो है कि अपना जो है कोई ऐसा तंत्र होगा, आज के विचारकों के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, हमारा आशा है, विश्वास है, और इसके लिए कार्य हो रहा है आप लोगों के द्वारा। धन्यवाद। धन्यवाद मंगला प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। नमस्ते सभी साथियों के लिए। बताइए आदरणीय। भारत स्वतंत्र होने के बाद सभी जो मतलब अच्छे विचारों के नेता थे, गांधी जी, लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल,
इनकी सबकी आंतरिक भावना यही थी कि भारत में स्वराज्य आएगा, लेकिन स्वराज्य तो नहीं आया, क्योंकि उसमें अंग्रेजों की भी चाल थी, और जो नेता थे कांग्रेसी वो मतलब नहीं चाहते थे कि भारत में स्वराज्य आए, स्वराज्य आए या राम राज्य आए, वो नहीं चाहते थे। देश स्वतंत्र हो गया, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में शासन होने लगा, लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र के अनुसार मतलब देश में शासन सत्ता चलने लगी। उसमें मतलब जो दूसरा पॉइंट है थोड़ा उस पर बोल रहा हूँ, उसमें जो भारतीय संविधान था उसमें भी समाज की अपेक्षा की गई। और जब जब भी भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन होता है तो नेता मतलब अपने हिसाब से ही संशोधन करते हैं। वो न तो जन सहयोग लेते हैं, न जनता की मतलब जनता से ये पूछते हैं, भारत की जनता से ये नहीं पूछते कि इसमें संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए, वो जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो इस तरह से समाज को दूर रखा गया है, और समाज जो है न तो आवाज उठाता है तो उसकी कोई सुनता भी नहीं। तो मतलब इस प्रकार से नेता जो है अब तक, जब तक मतलब कांग्रेस की सरकार रही, भारत में मनमानी करते रहे, चाहे वो आरक्षण के विषय में, जैसे भी जब चाहा तब उन्होंने संशोधन करा। लेकिन जो भारत की आवाज है, जो जनता की आवाज है, जो समाज की आवाज है, कुछ मतलब बुद्धिजीवियों ने आवाज भी उठाई, उनकी आवाजों को दबाया गया, कुचला गया, मतलब बलपूर्वक उनका दमन किया गया। जनता की आवाज मतलब जनता जो चाहती है, अर्थात लोक स्वराज्य हम तुम सब चाहते हैं। जब लोक स्वराज्य की भारत में स्थापना होगी तभी जो है मतलब जनता जो चाहेगी वो करेगी, मतलब जनता की सुनी जा सकेगी। और जब तक भारत में लोक स्वराज्य नहीं आता है, लोकतंत्र ही रहता है, तब तक समाज की अपेक्षा होती ही रहेगी। तो हमें मतलब विचार विचार विमर्श मतलब यही चल रहा है कि भारत में किस तरह से मतलब भारत में लोक स्वराज्य आए, किस तरह से मतलब जनता का शासन हो, कब हमें सफलता मिले। और जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो मतलब एक दिन सब मतलब सफलता अवश्य मिलेगी, उसमें समय तो लगेगा। समय की हम तुम सभी प्रतीक्षा करें, संघर्ष जारी रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। भारत में स्वराज्य भी आएगा, और जनता जो चाहती है उसके मतलब कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू होंगी। बस इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं इस विषय पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। एक तो देखिए, जो पहला ही कोटेशन है जो कहता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में ये किन प्राकरणें जो है इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहती है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का एक कारण ये है कि जो वर्तमान लोकतंत्र है यह केंद्रीयकृत शक्ति शक्ति के सिद्धांत के आधार पर जो है खड़ा हुआ लोकतंत्र है। इसीलिए सत्ता में जो भी रहे वो पूरी तरह से प्रयास करेगा ही कि जो है कभी भी समाज सशक्त न हो, और समाज सशक्त न हो तो उसके लिए विकृत लोकतंत्र को रखने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र को हम लोग लूटतंत्र भी कह सकते हैं, इस लोकतंत्र को हम लोग भीड़तंत्र भी कह सकते हैं, और इस लोकतंत्र को हम लोग जो है बहुमत का शासन भी कहते हैं। इसी लोकतंत्र को हम लोग जो है अव्यवस्था भी कहते हैं, इसमें अव्यवस्था रहती ही है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र समस्या का समाधान है ये नहीं कहा जा सकता, लोकतंत्र स्वयं में एक समस्या है। हालांकि वही लोकतंत्र जब आदर्श हो जाता है तो समस्या का समाधान कर देता है। जब बात करते हैं नक्सलिज्म की, नक्सलिज्म के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। नक्सलिज्म में और जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था वर्तमान में लोकतंत्र चल रही है, तो देखिए लोकतंत्र को कौन बचाए रखना चाहता है? जिसके पास सत्ता है।
या फिर जो लोग अराजकता फैला करके जो है सत्ता तक पहुँचना चाहते हैं। एक माध्यम ये है कि समाज को तोड़ो, फूट डालो और राज्य करो। दूसरा माध्यम है समाज को बंदूक के दम पर, हथियार के दम पर गुलाम बना करके रखो, अपनी व्यवस्थाओं को लागू करो। और जब हम बात करते हैं नक्सलवाद की, तो नक्सलियों से अगर ये पूछ लिया जाए कि ठीक है, वर्तमान संविधान से तो आप सहमत नहीं हैं, ये बताइए कि आप किस प्रकार का संविधान चाहते हैं? तो उनके पास कोई संविधान है ही नहीं। वो केवल ये कह सकते हैं कि इस संविधान से सहमत नहीं है, इस व्यवस्था से सहमत नहीं है, तो फिर इस व्यवस्था का विकल्प क्या है? तो व्यवस्था का विकल्प विकल्प उनके पास है हथियार, व्यवस्था का विकल्प है उनके पास बंदूक के नोक पर व्यवस्था चलेगी। तो बंदूक के नोक पर और हिंसा के बल पर कब तक व्यवस्था को लंबे समय तक चलाया जा सकता है? अराजकता जो है वो बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं टिक सकती है और अराजकता अगर लंबे समय तक रह जाए, तो फिर वहाँ पर जो है कहीं न कहीं जो है किसी न किसी व्यवस्था को बनाने के लिए फिर विचारकों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अराजकता होगी तो वहाँ हिंसा होगी और कोई न कोई पक्ष मजबूत होगा, कोई न कोई पक्ष कमज़ोर जाएगा ही। लेकिन भारत में वर्तमान में जो नक्सलवाद की स्थिति है, तो नक्सलवाद हमारे यहाँ बढ़ा जो है वह भी सत्ता के संरक्षण में ही बढ़ा। जैसे हम लोग बिहार की बात करते हैं या मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो इनकी सरकारों में भी जो है नक्सलिज़्म को काफ़ी सपोर्ट किया गया। अगर कोई हमारे देश के सैनिक मर जाएँ, जवान मर जाएँ तो उन लोगों को दुःख नहीं होता है। वहीं अगर कोई नक्सली मर जाता है तो इन लोगों की ऐसी आत्मा फट पड़ती है कि जो है गरीब को मार दिया, आदिवासी को मार दिया, इसकी जो है ज़मीन हड़प लेंगे सरकार, सब कुछ इस प्रकार के प्रपंच चलते हैं और तर्क ये दिया जाता है कि ये जो जल-जंगल ज़मीन की लड़ाई है। कोई लड़ाई जल-जंगल ज़मीन की नहीं है और ये जल-जंगल ज़मीन की जो बात करते हैं हम, क्या बाकी पूरी दुनिया के लोग हवा में रहने वाले हैं? क्या सिर्फ़ आदिवासियों का और नक्सलियों का ही अधिकार है इस पर और बाकी के सब लोग क्या आसमान से रहेंगे? अर्थात इस संपूर्ण मनुष्य जाति का अधिकार जो है जल-जंगल ज़मीन पे, जल-जंगल ज़मीन तो सिर्फ़ एक विषय है जिसे बनाया गया है। वास्तव में उनका जो लक्ष्य है वह सत्ता है। अगर जल-जंगल ज़मीन की ही बात होती, तो उनके पास कोई लिखित संविधान, कोई व्यवस्था तो होती। आप जब व्यवस्था का लिखित दस्तावेज़ माँगेंगे तो वो आपको ठेंगा दिखा देंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास अभी कुछ तो व्यवस्था है, चाहे वह विकृत ही है। व्यवस्था का ना होना अधिक बुरा है, उसकी तुलना में देखा जाए, तो जैसी व्यवस्था है उसको सुधार कर ठीक तरफ ले जाने का प्रयास करना जो है वो ठीक है। तो जिनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, वो जो है इस संविधान को गाली देंगे, लोकतंत्र को गाली देंगे कि हम अपना लोकतंत्र, अपना संविधान लाएँगे और इसको पूरा कचरा बता देंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तानाशाही की तुलना में, अराजकता की तुलना में, हिंसा की तुलना में, नक्सलिज़्म की तुलना में ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपके मौलिक अधिकार तो कम से कम सुरक्षित हैं। उस व्यवस्था में आपके मौलिक अधिकार भी सस्पेंड हो जाते हैं और जहाँ नक्सलियों का जो इलाका होता है अगर वहाँ जाएँगे तो उनके गाँवों की अपनी आंतरिक व्यवस्था चलती है। वो बंदूक के नोक पर, हिंसा के नोक पर जो है व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा रास्ता नहीं है और सरकार इस पर जो है बहुत अच्छे तरीके से निपट रही है। 2026 का लक्ष्य रखा हुआ है और लगातार जो है नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि नक्सली अब हथियार क्यों डाल रहे हैं अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है तो? तो उनको भी एक बात समझ में आ रही है कि हथियारों के बल पर लोकतंत्र को लंबे समय तक चुनौती नहीं दी जा सकती है। अंत में जो है वो निपटा दिए जाएँगे। तो बत बेहतर क्या है? बस बेहतर यही है कि मुख्य धारा में आएँ और अगर उनको भी जो है मुख्य धारा में आना है, विकास करना है तो उसके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है कि पहले हिंसा का मार्ग छोड़ें। जब हिंसा का मार्ग छोड़ देंगे तब जो है बातचीत का मार्ग खुलता है, तब व्यवस्था का मार्ग खुलता है, लोकतंत्र का मार्ग खुलता है। लेकिन नक्सलिज़्म जो है, वो अब धीरे-धीरे जो है वो जा रहा है, लेकिन नक्सलिज़्म का जो समर्थन करने वाले हैं, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से आप गांधीवादियों को देख लीजिए, गांधीवादी जो है वो भी नक्सलिज़्म का समर्थन करते हैं। साम्यवाद जो है प्रत्यक्ष रूप से हिंसा नहीं करता है, लेकिन नक्सलियों का समर्थन करता है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं कि जो मोटिवेटेड हैं, वो तो धीरे-धीरे अब हिंसा को छोड़ रहे हैं, हथियार रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है होने वाला कुछ नहीं। लेकिन मोटिवेटर जो हैं, वो अभी भी पूरे तरह से लगे हुए हैं। तो उधर से मोटिवेटर लगे हुए हैं, इधर से हम लोग लगे हुए हैं।
हम लोग हिंसा को निरुत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हिंसा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये द्वंद्व चल रहा है और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है या हम लोगों का जो प्रयास है वो सफलता की दिशा में बढ़ रहा है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएँ। चलिए हम थोड़ा सा रख देते हैं। जी बाबा जी। देखिए, आज के विषय पर तो पर्याप्त चर्चा हुई है। एक बात मदन जी ने उठाई थी, राम राज्य या लोक स्वराज्य। तो राम राज्य और लोक स्वराज्य ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। गांधी जी ने जरूर दोनों को एक साथ कह दिया कि हम राम राज्य लाएंगे, लोक स्वराज्य लाएंगे। लोक स्वराज्य राम राज्य नहीं है। राम राज्य में है सुशासन, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही न व्यापा। ये सुशासन है। हम लोग कह रहे हैं लोक स्वराज्य, राम राज्य नहीं कह रहे हैं। इन दोनों पर भी अगर कोई बात आप पूछेंगे और क्लियर करेंगे, भाई मैंने तो अपनी बात बताई है, अलग अलग मत हो सकते हैं, मेरी बात गलत भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नक्सलवाद का सारा इतिहास मैं जानता हूं, क्योंकि मैं नक्सलवादियों के भी साथ रहा हूं। तो नक्सलवाद पर भी अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं उसमें। ये दो बात उनको बतानी थी, वो आपको मैंने बता दी। बाकी आप विषय पर ठीक चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पूछना हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर अपनी चर्चा शुरू कर दीजिएगा। कोई साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो। बाबा जी, हमारा एक सवाल है। रा- जी। राम राज्य और लोक स्वराज में जो फर्क है थोड़ा बता ही देते। दैहिक दैविक भौतिक तापा के बारे में भी थोड़ा सा बताते, ये किसका मतलब क्या मतलब निकलता है पूरा, वो वो कैसी व्यवस्था है। हाँ, इन दोनों का मतलब ये है कि राम राज्य उसको कहते हैं कि जहां लोगों को कोई भूखा ना रहे, लोगों को सुरक्षा तो मिले ही, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ सुविधा भी मिले, उसको राम राज्य कहते हैं। हम कह रहे हैं लोक स्वराज्य। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन सुविधा देना राजा का काम नहीं है। राम राज्य में राजा लोग धर्मशालाएं बनवा देते थे, कुएं बनवा देते थे कि लोग पानी पीने की सुविधा मिले, सब तरह की सुविधा देते थे। हम लोगों ने देखा भी है। लेकिन हम लोक स्वराज्य के पक्षधर हैं। इसका मतलब कि राज्य पानी की व्यवस्था नहीं करेगा, समाज अपने पानी की व्यवस्था करे, राज्य केवल सुरक्षा और न्याय देगा। ये दोनों का अंतर है।
और बताइए। चलिए, अगर कोई विपुल बात नहीं है तो फिर शुरू कर दीजिएगा। हाँ बताइए। विपुल जी कुछ पूछ रहे थे बाबा जी। हाँ बताइए। हमारा सवाल का जवाब मिल चुका है, ठीक है। बताइए ब्रजेश जी का प्रश्न क्या है। बाबा जी वो बोल रहे हैं कि उनके सवाल का जवाब मिल गया है। अच्छा, उनके वही सवाल सवाल का पूछ जवाब हो गया। जी, वो पवंजय जी ने जो 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 क्या कहते हैं, जो वैद्यराज जी ने पूछा वही प्रश्न था उनका। हाँ ठीक है, तो वो तो हो गया। जी, कोई और साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो। पवंजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या। हाँ बाबा, मैं इस विषय पे अपनी बात रखूंगा। हाँ नमस्कार। ठीक है। हाँ तो रखिए, शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रश्न होगा तो और कर लीजिएगा हमसे, कोई बात नहीं है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इन किन प्रकारेण इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहती है, और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, मेरा मानना है कि वो सिर्फ सत्ता पाना चाहती है। उसे लोकतंत्र से या व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। सत्ता बचाने के लिए ही वो कुछ कानून बनाती हैं। बाकी किसी कानून से कोई समस्या है नहीं। नेता इतने परेशान है सत्ता संरक्षण में, वे और किसी चीज पे उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। समाज नेताओं को बड़ा बनाने के लिए परेशान है। कोई मान कोई लालू प्रसाद यादव जी को बड़ा बनाना चाह रहा है, कोई मोदी जी को बड़ा बनाना चाह रहा है। सब लोग जो है सत्ता के लिए लगे हुए हैं, सत्ता के पोषण में। सत्ता समाज को नहीं पोषित कर रही है, समाज जो है सत्ता को पोषित कर रहा है, और उनके साथ जुड़ के वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नक्सलवादी किसी लोकतंत्र को या किसी संविधान के लिए संघर्ष उनका था नहीं। नक्सलवाद जो है वो अपमान और अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई थी। इसे लालू प्रसाद यादव जी ने और कांग्रेस ने समाज की लड़ाई को एक अभिशप्त नाम दे दिया। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को इस्लामिक लड़ाई बना दिया था, जबकि वो लोग डॉलर को लेने से मना कर रहे थे। ब्रिजेश जी देखिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है। बोलिए, माइक बंद हो गया उनका। अच्छा, जबकि गद्दाफी और सद्दाम हुसैन डॉलर बंद करना चाहते थे, वो अपना काम डॉलर में नहीं करना चाहते थे। भाई वो 18% अतिरिक्त क्यों दें कि डॉलर लें, अपना तेल बेचना है और उसको डॉलर में बेचें, 18% आपको डॉलर का दे दें, क्यों दें वो। तो उनके इस मना करने की वजह से अमेरिका ने उनका नाश कर दिया। उसी तरीके से नक्सलवादी सिर्फ ये चाहते थे कि सवर्ण समाज, बैकवर्ड समाज के लोग जो जमीनों पे कब्जा करके रखे हैं, यादव कुर्मी ब्राह्मण ठाकुर राय, और नौकरियों पर भी यही लोग काबिज होते जा रहे हैं। हम जिन्हें अंग्रेजों ने अछूत बना दिया, दुसाध समाज के लोगों का जो इतिहास है, वे राजा थे और सैनिक थे। उन्हें अंग्रेजों ने अपनी सेना में से हटा दिया गया सन तो 57 में। और यह सिर्फ खोखी तर्कबाजी नहीं है, यह दर्ज हुई बातें। तो जिस समाज को इस तरह से अछूत करार दिया गया, उसे अपने भी लोगों ने अछूत बनाए रखने का काम किया।
तो उनके प्रति उनका एक संघर्ष था कि सरकारी नौकरी भी तुम लोगे, जमीन भी तुम लोगे, तो हम कब तक भूखे मरेंगे। और उस लड़ाई को एक गाली बना दिया गया, इस पवित्र संघर्ष को, जो अपमान और अन्याय के खिलाफ लड़ी जा रही थी। उसे लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत ही कायदे से समण के खिलाफ लड़ाई बना दिया, जबकि वह पूरी तरीके से ब्रह्मेश्वर मुखिया का समर्थन करते थे लालू प्रसाद यादव जी, और उन्हीं के द्वारा पोषित लोग थे। बस उनका ब्रांड उन्होंने चमका दिया कि पूरी लड़ाई को ब्रह्मेश्वर मुखिया पे थोप दिया गया, जबकि वह जमींदारों के खिलाफ लड़ाई थी। नक्सलवाद को कलंकित किया गया सत्ता पाने के लिए, और यही सत्ता पाने वाले नीतीश और लालू जी बाद में उनकी हत्या भी करवा दिए। भारत समाज को कैसा स्वराज मिला, क्या संविधान बनाने में समाज की कोई भूमिका है? तो समाज कोई संविधान बनाना भी नहीं चाहता सत्ता के लिए। जो उनके द्वारा चुने हुए लोग हैं वे संविधान बनाते हैं, सत्ता चलाते हैं। समाज ये चाहता है कि आप हमें न्याय और सुरक्षा दो, बाकी आप जैसा चाहो वैसे सत्ता का भोग करो। हम भारतीय लोग इतने पे ही खुश रहने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि संविधान के अंतर्गत ही कार्य करने का ढोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो संविधान संशोधन तक के अधिकार भी अपने पास रखे हुए हैं। वो से ढोंग कह लीजिए या जो कर रहे हैं, किसी को भी ढोंगी कहा जा सकता है। ये तो सिर्फ तर्क है, इसके लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य है नहीं। जहां आयतित लोकतंत्र है वहां संविधान का शासन नाम के लिए होता है, बल्कि संविधान पर पूरी तरह यंत्र तंत्र का नियंत्रण होता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को बुलाने का कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, जबकि लोक स्वराज्य में होगी। देखिए, मेरा जो मानना है, हमेशा हमें वो बात सोचनी और करनी चाहिए जो प्रेजेंट समय में हो सके। भविष्य की कल्पना करके हम अपना समय खराब करें और अपने लोगों का समय खराब करें, यह अनुचित है हमेशा के लिए। आप इसका एग्जाम्पल इस तरह देख सकते हैं, गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज सत्ता में रहें या न रहें, हम आजाद रहें, और मेरी भलाई और आजादी का काम वह आज से ही करना चाहते थे। लेकिन सपने दिखाने वाले लोगों ने, सत्ता पाने वाले लोगों ने स्वतंत्रता को महत्व दिया और कहा कि देश स्वतंत्र हो, लोग गुलाम रहे। और उन लोगों ने देश को स्वतंत्रता में गांधी के खिलाफ काम किया और देश स्वतंत्र हुआ और लोग गुलाम हो रह गए। धन्यवाद। जी धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। ज्ञानेंद्र जी, माता प्रसाद जी, बाकी सारे साथी तो हैं अभी। नीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए। ये पवनजय जी से है भी कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि देश स्वतंत्र हो गया और लोग गुलाम हो गए, तो क्या लोगों से देश नहीं है या देश लोगों से अलग है? और जब लोग कैसे, मतलब देश कैसे स्वतंत्र हो गया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते 2 लाइन में तो। पवन जी कुछ कहना है आपको? क्या कह रहे हैं भाई साहब? नीता जी कुछ प्रश्न पूछ रही थी आपसे। क्या है सवाल?
आपने बोला ना अभी कि देश स्वतंत्र हो गया और लोग गुलाम हो गए, तो क्या लोग देश से अलग हैं या देश लोग से अलग, मतलब लोगों से अलग है? और देश कैसे स्वतंत्र हो गया है, इसको थोड़ा सा 2 लाइन में थोड़ा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दो तो। जी जी, नेताजी बहुत ही विदुषी महिला है और ये सारी चीजों को नहीं समझ रही हैं। फिर भी जो है मैं इस पे बात करता हूँ, मैं तो इनसे सीखता हूँ। देखिए, आजादी हमारी है वहां पर जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी लाइसेंस की जरूरत ना हो, हम आजाद हों हर काम करने के लिए, गाड़ी मोटर बनाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, खेती करने के लिए। तेंदुए के पत्ते हमारे हैं और उसको हम बेचें, गवर्नमेंट को टैक्स देना हमारी गुलामी है। और मनमानी टैक्स लगाना यह प्रतीत कराता है कि हम गुलाम हैं। हमारी व्यवस्था नहीं है तो हम गुलाम हैं, यह हमारी गुलामी है। देश की आजादी ये है कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया और कुछ लोगों को सत्ता मिल गई, जो उस समय के लोग थे उनको सत्ता मिल गई। यह मेरे हिसाब से यह देश की आजादी है और लोगों की गुलामी है। धन्यवाद जी। मैं तो इस इसे पे उन कुछ 2 लाइन लोगों की आजादी भी कह ठीक सकते है। हैं ना, इसको इसको और कोई जिसको आप। बताइए कुछ। नेताजी एक मिनट, हाँ, और ज्ञानेंद्र कोई जी पूछ प्रश्न, सकते हैं। और मैं कोई प्रश्न हो तो बताइए किसी का। मैं इसी पर 1 लाइन बोलना चाह रहा था बाबा। जी हाँ, बताइए आगे। हरिओम। वास्तव में स्वतंत्रता की जो एक बात नेताजी ने की कि देश को स्वतंत्र माना जाए तो लोग गुलाम कैसे, क्या लोग से मिलकर के देश बनता है। और आज के विषय के संदर्भ में भी मुझे लगता है कि स्वतंत्रता और ये जो गुलामी की बात आ रही है, इसको इस तरह से समझा जाए कि व्यवस्था के अंतर्गत ही कोई कार्य हो सकता है, कोई कार्य होना चाहिए, कोई कार्य होता है। अब उस व्यवस्था को बनाने में क्या हमारी कोई भूमिका है अथवा नहीं, यह इस बात को परिभाषित करती है कि हम गुलाम हैं अथवा स्वतंत्र। यदि उस व्यवस्था के निर्माण में हमारी भूमिका है और हमने यह तय किया है कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम व्यक्ति को जानकार होना चाहिए दवाओं के बारे में, उससे हम सर्टिफिकेट लें कि वह व्यक्ति कहीं अनुभव किया है कि नहीं किया है और उसने उसकी जरूरत के संदर्भ में जरूरत पूरी पढ़ाई की है कि नहीं की है, तब हम उसको लाइसेंस दें। ये तो व्यवस्था है। लेकिन यह व्यवस्था बनाने में अगर मेरी भी भूमिका है तब हम कह देंगे कि हम स्वतंत्र हैं। और यदि हमारी भूमिका के बिना व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, वह अच्छी भी हो सकती है, वह सुव्यवस्था भी हो सकती है, वह कुव्यवस्था भी हो सकती है। यदि हमारी भूमिका नहीं है तो हम यह मान के चलेंगे कि हम गुलाम हैं। और कोई बात नेताजी? नहीं बाबा जी, हो गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। बाकी के साथी बताएं। ये जो नक्सलवाद की बात है, नक्सलवाद शुरू हुआ था गरीब और अमीर के बीच, खासकर भूमि संघर्ष, जमीन के विषय में, कि कुछ लोगों के पास 1500 एकड़ जमीन है, कुछ लोगों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। बड़े बड़े जमींदारों ने जमीन लेके रखी हुई है। वहां से ये शुरू हुआ था। जब ये बात ज्यादा उठने लगी तो विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चलाया। लेकिन ये भूदान आंदोलन कुछ दिन चल करके फिर सब सरकारी हो गया, गड़बड़ हो गया। उसके बाद ये कानू सान्याल और चारू मजूमदार, जंगल संथाल, इन लोगों ने हिंसक संघर्ष शुरू किया। 2 तो मर गए जो हुआ। बाद में
1990-92 के आसपास नक्सलवाद ने अपनी राह बदल ली और नक्सलवाद शामिल हो गया सत्ता संघर्ष में। उसका वो संघर्ष जो था पुराना वाला, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो आपको मैं ये बता दूं कि 2 आदमी तो मर गए थे पहले जेल में, या जैसे भी मर गए। एक बचे थे कानू सान्याल। कानू सान्याल ने नक्सलवादियों को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम ये रास्ता मत बदलो, हमारा काम सत्ता संघर्ष नहीं है। लेकिन नक्सलवादी नहीं माने, और नहीं माने तब कानू सान्याल ने दीवार पर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके आत्महत्या कर ली। ये नक्सलवाद का शुरुआत से आपको मैं बता दिया, और बाकी जो अपना अनुभव है वो तो अलग है ही। तो जो पवनजय जी ने बताया उस पर मैं आपको बताया कि नक्सलवाद इस तरह से गुजरा है, और वर्तमान में नक्सलवाद शुद्ध सत्ता संघर्ष है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बाबा आगे बाबा जी, बढ़िए। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, नक्सलवाद जब इसकी उत्पत्ति हुई, ये तब से ही हिंसा का मार्ग अपनाया इसने, या फिर सत्ता प्राप्ति के लिए जब ये लोग गए तब हिंसा का मार्ग अपनाया है? नहीं, हिंसा तो पहले से थी। शुरू से ही? हाँ, हिंसा पहले से थी। मतलब जो पूंजीपति जमीन नहीं छोड़ते थे उनको ये लोग मार देते थे। जी जी जी। लेकिन उस समय संपत्ति का झगड़ा उतना ही नहीं था, जमीनों का ज्यादा था उस कालखंड में। और नक्सलवादी आमतौर पर लूटपाट नहीं करते हैं। आपको एक जानकारी दे दें कि जब रामानुजगंज में नक्सलवादियों ने सरकार बनाई शहर छोड़कर गांव में, तो रामानुजगंज पूरे क्षेत्र में गुंडागर्दी खत्म, चोरी डकैती खत्म एकदम, नक्सलवादियों के डर से। तो भाई उसका कारण ये था कि नक्सलवादी तुरंत न्याय करते थे। अगर कोई बार बार चोरी कर रहा है तो उसको तुरंत दंड दंड हो गया, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, सीधा। तो इसलिए नक्सलवादियों का भय व्याप्त हो गया था। वर्तमान में भय नहीं है। चलिए बाबा, और आगे बढ़िए। हाँ, राय साहब के सवाल में थोड़ा सा जोड़ूंगा। राय साहब देखिए, जब सचिन तेंदुलकर अपनी बात कहेंगे तो वो क्रिकेट से बोलेंगे, बल्ले से बोलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को जब अपनी बात कहनी होगी तो साहित्य के जरिए बोलेंगे। राजनेता को जब कोई बात कहनी होगी तो वो राजनीति के तहत करेगा। एक सैनिक को अगर कोई बात कहनी होगी तो वह तलवार से करेगा, या सैन्य आयुध से करेगा, बंदूक से करेगा। तो दुशाध लोग ही नक्सली थे उस समय अधिकतर। और जो इनके किले, चाहे उपासियों को हो चाहे राजभरों के हैं, इनके किले आज भी हैं जो ये बताते हैं कि ये राजा महाराजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अछूत करार दे दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया, डर से, इनके डर से कि ये इतने जुझारू लोग हैं कि ये लड़ते रहेंगे हमेशा। तो जो तलवार की भाषा जानता है वो तलवार से बात करेगा। दुसाधों ने अपनी बात बंदूक के जरिए रखी। सबके अपने कहने कहने के तरीके हैं।
धन्यवाद। बाबा जी, मेरा प्रश्न है आपसे। जी बताइए। एक प्रश्न ये है कि मैंने तो कभी नक्सलिज्म के बारे में अध्ययन नहीं करा। मुझे ये डाउट था कि शायद उनकी हिस्ट्री बिहाइंड में वो लोग ठीक ही होंगे, उनका उद्देश्य ठीक होगा। आप आज आपने बताया, लेकिन ये जो नक्सलिज्म की ये जो नक्सलवाद शुरुआत हुई, क्या ये इनके लोग क्या विनोबा भावे जी से प्रभावित थे क्या? नहीं, विनोबा भावे ने पहले जब जी जमीन का मामला उठा, शुरुआत जी होने लगी नक्सलवाद की, तब नेहरू जी ने विनोबा भावे को कहा कि क्या करें हम लोग। जी तब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया समस्या के समाधान के लिए। जी अब जमीन तो मिली उनको, लेकिन वो सब फिर सरकार का दखल हो गया और सब गड़बड़ हो गया सब। अभी तक वो नई व्यवस्था नहीं हो पाई उसकी, और फिर वो बाबा जी, सब रहा। हाँ, क्या? तो क्या तो क्या बाबा जी, सरकार ने अपने खुद को खतरे के भय से जो नक्सलवादी लोग थे उनको अपराधी की छवि उनकी अब परिवर्तित ये कर दी कि खुद को खतरे से? हो सकता है जो भी रहा हो, लेकिन जी था कुछ कुछ ऐसा ही। बाबा जी, मुझे लगता है कि हिंसा के बल पर लोकतंत्र में ये हिंसा सफल नहीं हो पाएगी, इसीलिए जो है लोग ये धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म होता चला गया। कई कारण हैं। जी नहीं, देखिए, नक्सलवाद जो बढ़ा, पहले सिद्धांत से बढ़ा, और उस समय जब नक्सलवाद पहले बढ़ा था, उस समय माओ थे, माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने खेतिहरों के हिसाब से या लेबर के हिसाब से कैसे उन्होंने सरकार सत्ता बदल दी थी चाइना की। तो माओ से प्रभावित होकर उस रास्ते पर नक्सलवादी चल रहे थे। ये पूरा पूरा था मामला। और आपको एक बात और जानकारी केवल दे दें कि नक्सलवादियों का राजनीतिकरण ज्यादा हुआ है दिग्विजय सिंह के कारण। नक्सलवादियों और दिग्विजय सिंह के बीच एक समझौता हुआ था कि हम नक्सलवादियों ने कहा था कि हम लोग 10 साल में सरकार बना लेंगे और दिग्विजय सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस तरह की बात थी अंदर अंदर। और ब्रह्मदेव शर्मा भी उस योजना में शामिल थे, ये आपको हम बता दें। ब्रह्मदेव शर्मा गांधीवादी थे और दिग्विजय सिंह ने नक्सलवाद को राजनीतिक दिशा दी ज्यादा। आपको एक और घटना बता दें कि जब चिदंबरम ने पानी हाथ में लेकर कसम खाई कि हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, जब 76 लोग मारे गए थे सैनिक, तब दिग्विजय सिंह ने चिदंबरम को रोका, खड़ा होकर रोका, और चिदंबरम नहीं माने। बोले कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं कसम खा गया। तब दिग्विजय सिंह तुरंत राहुल गांधी के पास गए और राहुल गांधी ने कहा चिदंबरम को, नहीं, छोड़ दो नक्सलवादियों को। और चिदंबरम घर से नहीं निकले फिर 1 दिन 2 दिन तक। ये आपको और मैं बता दिया।
बाबा हाँ बाबा, जो लखनऊ में नरेंद्र जी ने मीटिंग किया था, हाँ उसमें उसमें से कुछ लोगों से वार्ता हुई इधर एक हफ्ते के बीच में। तो वो लोग परिवार का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाइलाज की डिमांड कर रहे थे। 4-5 लोग हैं जो अपने फैमिली को रजिस्टर इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, संयुक्त परिवार का। तो कोई एक बार आपने भेजा था मेरे पास, तो वो हाँ फिर काफी भेज बड़ा। देंगे। हाँ तो उसको आप करिए ना, बदल के बना लीजिए। हर परिवार अपना अपना बना लेगा, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, एक गाइडलाइन जो है, जो हाँ होनी चाहिए, मोटी मोटी बातें, वो अगर प्रारूप आप बनवा दीजिए तो मैं उसको सबको दे दूं। बाकी जिसकी जैसी इच्छा होगी उसमें अपना परिवर्तन कर लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है बाबा, धन्यवाद। चलिए। और साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का सादर अभिनंदन है। आज की चर्चा जो है लोकतंत्र और संविधान पर हो रही है, और श्रद्धेय मुनि जी के साथ अन्य सभी विद्वान जो है गंभीर रूप से और लोकतंत्र और संविधान के विषय में अपनी बात को रखा है। हम समझते हैं कि जब हमारा राष्ट्र जो है वो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, स्वतंत्रता की दौर से गुजर रहा था, और हमें जो हृदय से और समर्पित मन से राष्ट्र की आजादी में अपनी आहुति दी, और कुछ जो बचे वो राष्ट्र के जितने भी जनता थे, लोग थे, उनको वास्तव में तो लोक स्वराज्य ही देना चाहते थे, कि जो भी हमारी देश की जनता है उस पर किसी प्रकार का बंधन न हो, वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए, और जो भी एक व्यवस्था बने वो ऐसी व्यवस्था बने कि उनकी स्वतंत्रता पर, लोक की स्वतंत्रता पर, जनता की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रहार न हो, और सीमाओं की सुरक्षा हो, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा हो, तथा उनकी ऐसी व्यवस्था मिले कि वो स्वतंत्र रूप से और आत्मनिर्भर हो। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो संविधान सभा बना, और देश के लिए नई व्यवस्था जो है बनाने की बात आई, और नई व्यवस्था में जो 565 राजा थे या नवाब थे, सब के सब जो हैं
वो लिखित पत्र के द्वारा और भारतीय व्यवस्था में अपनी संपूर्ण जो उनकी राजकाज सारी व्यवस्था था उसको दे दिया, समर्पित कर दिया। और संविधान सभा जो है वो बन करके और व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में आया। तो जो व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में आया तो उस समय न कोई नक्सलवाद था, न कोई धर्मवाद था, न कोई जातिवाद था। वहां तो एक व्यवस्थित व्यवस्था की बात देने की थी, तो देना तो चाहिए था लोक स्वराज्य, लेकिन लोक स्वराज की जगह पर इन्होंने आयातित एक व्यवस्था जो है लोकतंत्र को दिया। फिर भी चलिए, ये कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं थी, न धर्म तानाशाही की व्यवस्था थी। लोकतंत्र था। तो लोकतंत्र में सबसे पहले लोक आता है, इसके बाद तंत्र आता है। तंत्र के बाद लोक नहीं आता है। तो जब लोक जो है तंत्र की व्यवस्था बनाया, तो भाई लोक के पास भी कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए थे जो तंत्र को नियंत्रित कर सके। लेकिन संविधान सभा में ये व्यवस्था नहीं बनी। अगर संविधान सभा उस समय कुछ एक ऐसी भी व्यवस्था अगर बनाती तो शायद आज लोकतंत्र जितना विकृत हो जाता है या अराजकता और अव्यवस्था पैदा हो जाती है, वैसा नहीं होता। तो संविधान सभा बन गई, लोकतंत्र भी लागू हो गया, और संविधान सभा को सब भंग भी कर दिए, और सब वही जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो सत्ता में आ गए। अब सत्ता में आ गए तो भाई उस समय न कोई 1500, 5000, 10,000 एकड़ का जमीन का जमींदार था, न कोई बड़ा प्राइवेट उद्योगपति था। सारी चीज तो सरकार और तंत्र का ही था। लेकिन जब लोकतंत्र की रास्ता आगे बढ़ी और उसमें कुछ जनता की जो स्वराज्य की भी व्यवस्था थी उसको भी जो सत्ता नसीन हुए वो पूरे लोक को तो लोकतंत्र और स्वराज की सपना को दिखाते रहे, और अंदर से वो जो है कोई ऐसी साजिश रचकर कि जनता केवल सपना देखता रहे और हम अपना सत्ता का सुख जो है लंबे समय तक कैसे आसीन रख के भोग सकते हैं, इसकी व्यवस्था में लगे रहे। और इसी व्यवस्था में उन्होंने धर्म, जाति, भाषा जो हम लोग आज बात कहते हैं उस पर बांटना शुरू किया। व्यवस्था में साम्यवाद को भी घुसाया।
और सारी व्यवस्था जो है वो सत्ता पे सिमट के रह गई। तुम भले धर्म से के आधार पर हमसे कुछ लो, साम्यवाद तुम भले हिंसा करो, लेकिन सीटें हमारी आना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप हो वहां पर जनता वोट दे ना दे, लेकिन सांसद और विधायक हमारा बनना चाहिए। और ये लंबे समय तक प्रक्रिया चलते रहा और दंगा भी होते रहा, नक्सल का हिंसा भी होते रहा, और जितने भी मोटिवेटर थे वे चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का सुख भोगते रहे। और जनता में हिंसा हो या राष्ट्र कमजोर हो या पब्लिक कितने ही मर जाए, इनसे उनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन यही जब लोकतंत्र में जो सत्ता पर अभी जो हम देखने को कुछ समय से देख रहे हैं, तो इसी में परिवर्तन आ गया। इसी में अब लोग को जो है, जो कुछ उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो उनसे बिना पूछे अनाप शनाप टैक्स लेकर अब कुछ नहीं मिलता था, तो आज अगर उनसे टैक्स लिया जा रहा है तो उसके बदले में अब उनको जो भी है धन उनको किसी न किसी रूप में दिया जा रहा है। राष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है, नक्सलवाद भी समाप्त हो रहे हैं, साम्यवाद भी समाप्त हो रहे हैं, पूरे राष्ट्र में दंगा करने वाले भी समाप्त हो रहे हैं, अपराधियों में भय भी व्याप्त हो रहा है, अपराध की प्रवृत्तियां भी घट रही है, सुशासन भी आ रहा है। तो अब जो है यही लोकतंत्र जो है कुछ लोक स्वराज की दिशा में आगे बढ़ी है। और अगर कुछ समय ऐसा और रहा तो हो सकता है कि जितने भी जो अव्यवस्था और अराजकता पैदा करके और पूरे सत्ता को ही परिवर्तन करके लोकतंत्र को समाप्त करके और साम्यवाद तानाशाह स्थापित करके, क्योंकि साम्यवाद तो आएगा समान अधिकार दिलाने के लिए सबको, सपना पहले यही दिखाएगा, लेकिन जैसे ही सत्ता पर वो आ जाएगा इसके बाद तानाशाही कायम हो जाएगा और जो चाहेगा सत्ता को, जितने भी लोग हैं वो गुलाम हो जाएंगे। यही चीज अभी देखने को मिल रहा है, चाहे साम्यवादी शासन चीन में जिनपिंग का हो या पुतिन का हो रसिया में या उत्तर कोरिया का हो, जहां पर कि लगातार जो है वो जो राष्ट्रपति बना हुआ है, जो शासन व्यवस्था बनी हुई है वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो भी है लोकतंत्र सही है और लोकतंत्र के माध्यम से लोक स्वराज्य की ओर जाना ही सबसे बेहतर तरीका और विकल्प है। इसी में लोक का और जनता का कल्याण है। मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा, बाकी और साथी चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बाबा जी हैं मीटिंग में।
अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, ज्ञानेंद्र जी सुन रहे हैं? जी भाई साहब। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, आप शायद जानते हो, नक्सलियों के पास जो ये हथियार आते थे, हथियार कहाँ से आते थे? हथियार तो भैया ऐसी है कि किसी भी देश में पहली बात तो ये कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा हथियार का निर्माण कोई भी देश करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन इतना निर्माण अवश्य करता है कि वह उसका एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट में भी पैसा जहां अच्छा मिलता है वहां दे देता है। मेरी जानकारी में जो है वो रशिया ने एक बार हथियार दिए थे ये आनंद मार्गियों को, जो हेलीकॉप्टर से गिराया था। ऐसा ही कुछ काम नक्सलवादियों के लिए भी होता रहा होगा, वो तमाम माध्यमों से, कुछ रशिया से भी हो सकता है, कुछ चीन से भी हो सकता है, या अन्य देशों से भी हथियारों की सप्लाई बहुत आसानी से हो सकती है। मुझे लगता है कि शायद इनको चीन से हथियार प्राप्त होते होंगे उस समय। हाँ, चीन का इंटरवेंशन बहुत रहा था, और अभी इस साल फरवरी में एक घटना हुई है, जब मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी, उस समय बांग्लादेश के रास्ते भारत में कई सारे ट्रक घुसे और सब में हथियार थे। और उसके बाद आईबी के एक ऑफिसर को किसी चाय वाले के माध्यम से पता चला, और जो पूरा का पूरा उन्होंने जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि ये अनस्टेबल करने के लिए बाहर से जो है बांग्लादेश से हथियार भेजे गए थे और सारे ट्रक पकड़े गए। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ नक्सलिज्म को जो सपोर्ट किया जाता था वो चीन से उस समय रहा होगा। चीन से जो लेनिनवाद मार्क्सवाद जो है वो चीन से ही था। वहीं से हथियार आते थे। जी 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 जी। ठीक ही कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। पूरी बहुत बड़ी संभावना है इस बात की। ब्रजेश जी आदरणीय जो बोल रहे हैं ना, ये पूरी तरह से मतलब सत्य था। का है कि एक बार जो है लगातार कम्युनिस्टों का प्रशासन रहा आपको बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से पूरा जो है चाइना से ही सारे आते थे, क्योंकि एक बार पूर्णिया में भी हेलीकॉप्टर से जो हथियार गिराया गया था वो पकड़ाया था, सारे चाइना के ही थे। और इधर भी जब कहीं पकड़ाते हैं, हमारे क्षेत्र में उस समय जो था, तो उस समय विदेश का ही बहुत सा सामान जो है सो हथियार दिखाता। का है कि चाइना का बॉर्डर कई तरफ से सटता है, और नेपाल से, बांग्लादेश से उनको भारत भेजने में कोई जो है सो दिक्कत नहीं था। और जब 76 सीटों के सपोर्ट से जब मनमोहन सिंह के समय में कम्युनिस्ट की सपोर्ट से सरकार बनी थी, तो सबको मतलब किसी ढीला छोड़ दिया जाता था। बहुत सा ये सब हाई, हमको लगता है कि ऊंचा स्तर पर जो है सो बहुत सा उनको सपोर्ट भी मिल जाता है। और आज वही चीज जो है सब उजागर हो रहा है। काहे कि हथियार मान लीजिए तो एक बार मिल जाता है, जिसमें पूरा नक्सलवादियों का जो कॉरिडोर बनने वाला था बंगाल से लेके आंध्रा तक भाया छत्तीसगढ़ और बिहार होते हुए, तो उनके पास एक बार हथियार तो मिल गया, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंट्स जो है, कारतूस जो है, AK-56, AK-47, मशीन गन, ये सब का आखिर कहाँ से आता था? वो भी तो सवाल है। ये सब तो मतलब आम जन से कहीं से तो मिल नहीं सकता है, तो ये सब का माध्यम तो वही था। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो मणिपुर में जो घटना हुई ना, क्या जी हुआ जी कि आईबी का एक ऑफिसर वो रैंडमली जा रहा था और जाते जाते उसकी गाड़ी जो है कहीं जाम में फंस गई, और वो जी उतरा, एक ढाबे वाले पे बैठा, वो कहीं चाय पी रहा था। उसने 3-4 लोगों को बात करते हुए सुना और उसको लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है। बाद में उसने चाय वाले को ही उसके साथ मित्रता की और 1 महीने उसको ट्रेनिंग दी कि आप बताइए क्या चल रहा है।
और 1 महीने के बाद उसने ऑब्जर्व किया, उसने बताया कि देखिए यहाँ लगातार कुछ ट्रक आ रहे हैं, उस ट्रक में एक डब्बा रहता है जिसपे एक आदमी बैठा रहता है, वो उस पे हटता नहीं है, वो चाय मंगाता है तो वहीं बैठ के पीता है डब्बे पे ही, और 2 लोग और रहते हैं, उसमें से एक का बूट ऐसा रहता है जो भारत से मैच नहीं करता है। तब आईबी ने जब उस ट्रक पे छापा मारा तो फिर पता चला एक के बाद एक लाइन से कि ये बाहर से सारे के सारे जो है बांग्लादेश से फंडिंग हो रही थी, और इनका उद्देश्य था पूरे पूरे के पूरे मणिपुर को आग लगाना। जी जी तो जी उसी तरह से जो ये जो बिहार में जो घटनाएं हुई, ये कम्युनिज्म का जो आया, ये नक्सलिज्म आया, ये सारा का सारा था इंडिया को अनस्टेबल किया जाए। जी 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 बिल्कुल 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 सही जी। है। कोई और साथी बताएं। राय साहब, जो जी हथियार आते हैं वो किसी न किसी मकसद से ही आते हैं। जब जी जी रसिया को जब रसिया को भारत उत्तर प्रदेश को AK-47 बेचना था, तो उसने जो है श्री प्रकाश शुक्ला को दे दिया, और मीडिया के द्वारा ये दबाव बनाया कि अपराधी AK-47 लेके चल रहे हैं और पुलिस वाले बंदूक, और गवर्नमेंट को नहीं मजबूर होके हथियार खरीदना पड़ा। नहीं, वो ठीक है, वो श्री प्रकाश शुक्ला है, शहाबुद्दीन है, ये मुख्तार अंसारी है, सबके यहाँ AK-47 मिला, ये सब बाहर से फंडिंग से ही आया था। तो ये तो होता ही रहता है, लेकिन ये जो अपराधी हैं, इनके जो कारण हैं वो अलग हैं, और हथियारों का आना अलग है। इनको बरगलाया नक्सल जाता है। न बरकलाने की बात नहीं है। मेरा जो कहने का उद्देश्य है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि नक्सलियों का जो उद्देश्य था वह अलग था, बाकी जो इनको हथियार दे रहा था उसका उद्देश्य अलग हो सकता है। ठीक है, सही है। क्योंकि मुझे ध्यान है हमारे ही परिवार से मेरे बाबा के भाई के लड़के का अपहरण हुआ, और उसके बाद पता ही नहीं चला। तो ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ बड़ी आम थी कि शाम को 4:30 बजे के बाद कोई निकलता ही नहीं था। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न बताएं। कल की जो हमारी चर्चा रहेगी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कल की हमारी चर्चा रहेगी 3140 से लेके 150 तक, लोकतंत्र और लोक। आज की मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।